हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वेक्टर का मिसलेनियस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू किया जाए मिसलेनियस। ठीक है, स्वागत है आप सभी का रितेश मैथमेटिक्स चैनल में। चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन ढंग से और एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर लिखना है। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब कोई एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, उसका कहता है कि डायरेक्शन, उसका यूनिट वेक्टर लिखना है। यूनिट वेक्टर लिखना ये बहुत ही आसान सा है। हम लोग बहुत ही मेहनत करते रहते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, नहीं न करेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब अच्छे तरीके से सुनिए। अब कोई वेक्टर है, मान लीजिए यही वेक्टर है। ठीक है, यही यूनिट वेक्टर मान लीजिए आपको फाइंड करना है, या ऐसे कह सकते हैं कि इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना। चलिए मान लीजिए ये वेक्टर है, बाद में इसका हम लोग कैप यानी यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, या कोई ऐसा यूनिट वेक्टर निकालिए जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो हमने यूनिट वेक्टर से अच्छा हमने वेक्टर को ही मान लिया। बहुत आसान काम है ना। तो देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। एक काम करते हैं कि मान लीजिए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बनाता है, लिख लिए। आप भी समझ रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 का बना रहेगा तो वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, 60 का एंगल बनाएगा। अगर जेड एक्सिस तो है नहीं, तो जेड एक्सिस तो ऐसे हो जाएगा, यानी एक्स के साथ 30, वाई के साथ 60 और जेड के साथ कितना हो जाएगा, 90। ध्यान से देखिए, एक्स के साथ 30, वाई के साथ 60 और जेड के साथ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। हम आपको कई वीडियो में बताते आ रहे हैं कि जब भी किसी वेक्टर का तीनों एक्सिस से अगर एंगल पता हो तो आप सबसे पहले उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लीजिएगा। अगर जब भी किसी वेक्टर का तीनों एक्सिस के साथ एंगल पता होता है तो हम लोग उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ सॉल्यूशन हम लोग करते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए सॉल्यूशन, एंगल विथ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। एंगल विथ वाई एक्सिस 60 डिग्री हो गया। अगर मान लीजिए जेड एक्सिस को शामिल करना चाहते हैं तो करके देखिए। अभी हम आपको दिखा भी दिए थे कि एंगल विथ जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन बताइए। डायरेक्शन कोसाइन का सिंबल आपको पता है DCS होता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, हम बोले कि जितने भी एंगल है सभी एंगल का कॉस फाइंड कर लीजिए, यानी cos 30, cos 60, cos 90। ठीक है, cos 30 √3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है और cos 90 0 होता है। हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन निकल गया किसी वेक्टर का, तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो निकालना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान। इसलिए r कैप बराबर
कई बार हम आपको बता चुके हैं कि अगर डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो जाए तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसी डायरेक्शन कोसाइन में आई जे के लगा दीजिए, यानी जो पहले है उसमें आई लगा दीजिए तो √3/2 आई हो जाएगा, बाद में उसमें जे लगा दीजिए तो 1/2 जे हो जाएगा, उसके बाद जो उसमें के लगा दीजिए मतलब 0 × के हो जाएगा, यानी बचेगा कितना √3/2 आई प्लस 1/2 जे। हमारा ये आंसर हो गया। हम लोग बहुत मेहनत करते इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्यों मेहनत करेंगे, देखिए कितना सिंपली बन गया। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करिए, कैसे फाइंड करना है तो प्रत्येक एंगल के साथ कॉस लगा के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लीजिए और फिर डायरेक्शन कोसाइन में ही आई जे के लगा दीजिए, अपना आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। मतलब कोई वेक्टर है जो पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने से बनता है, तो उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और स्केलर कंपोनेंट भी निकालना है। मतलब देखिए एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट Q है, ये P दिया है x1 y1 z1, ये दिया है x2 y2 z2। ठीक है, अब इसी को ज्वाइन करने से, है ना, PQ को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनता है यही आपको फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड भी और स्केलर कंपोनेंट भी। कोई बात नहीं, सबसे पहले वेक्टर PQ फाइंड करिए। PQ हम आपको कई बार बता चुके हैं PQ कैसे निकलता है, Q में से P माइनस करते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। चलिए माइनस कर दिए, है ना, पिछला वीडियो सब ये सब बताए हैं, नहीं देखे तो बार देख लीजिए। तो चलिए कैसे माइनस करना है, Q में से P, तो x वाला में से x वाला माइनस करिए, मतलब x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। वेक्टर निकाल रहे हैं तो I लगा दीजिए, y में से y माइनस करिए, मतलब y2 माइनस y1 हो जाएगा। z में से z माइनस करिए, यानी कितना हो जाएगा z2 माइनस z1 के हो जाएगा। हो गया, इस तरीके से आप जो वेक्टर निकाल लिए। अब वेक्टर निकाल लिए तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है, √I के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और k का कोफिशिएंट z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। फिर दूसरा पार्ट क्या था, स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर PQ, है ना, R। स्केलर कंपोनेंट का मतलब होता है जो वेक्टर PQ निकला उसमें से IJ के हटा के लिख दीजिए। वेक्टर PQ यही ना है, इसमें से IJ के हटाइए तो बचेगा x2 माइनस x1, कॉमा यहाँ से बच जाएगा y2 माइनस y1, और यहाँ से बच जाएगा z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्केलर कंपोनेंट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें क्यों टाइम लगाएं, समझ में आएगा सबको कैसे बनाना है। क्वेश्चन में कहता था कि फाइंड स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले हमने वेक्टर PQ निकाल लिया, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, और उसके बाद उसका स्केलर कंपोनेंट फाइंड कर लिया। स्केलर कंपोनेंट का मतलब होता है वेक्टर PQ में से ही IJ के आप हटा दीजिए, आपका स्केलर कंपोनेंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 3rd नंबर। ये देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देखिए इसको, अच्छे तरीके से इसको देखिए, ज़्यादा मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को समझने में। देखिए क्या कहता है, कहता है ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ये वेस्ट साउथ नॉर्थ ये सब का चर्चा करने लगा। एक काम करिए आप कि इस टाइप का जो साउथ नॉर्थ
ईस्ट वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो आप बना लीजिए। ठीक है, आपको पता है इधर हम लोग नॉर्थ रखते हैं, इधर साउथ रखते हैं, इधर हम लोग वेस्ट रखते हैं, इधर हम लोग ईस्ट रखते हैं, है ना पता। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। एक लड़की है जो वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चलती है। वेस्ट इधर है ना, इधर है वेस्ट, ध्यान से देखिएगा, वेस्ट इधर है, इधर की तरफ 4 किलोमीटर चली हूँ। मान लीजिए 4 किलोमीटर वहाँ तक पहुँची, यहाँ तक, इसको हम लोग वो मान लेते, ये 4 किलोमीटर पहुँची, यहाँ तक पहुँची। उसके बाद कहता है देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब जो है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब हुआ कि एंगल जो होगा वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच होगा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है एंगल जो होगा वो ईस्ट और नॉर्थ से होगा, लेकिन किसके साथ होगा, तो ऑफ के बाद कौन है, नॉर्थ के साथ होगा। ठीक है, ये सब बातें हम आपको पहला वीडियो में ही बता चुके हैं कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब एंगल जो हुआ वो ईस्ट और नॉर्थ के साथ होगा, लेकिन होगा किसके साथ, तो ऑफ के बाद कौन है, नॉर्थ, यानी नॉर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर कोई पहुँचा हुआ है, यहाँ पर तो सिर्फ नॉर्थ दिख रहा है, ईस्ट कैसे दिखाएंगे। कोई बात नहीं, सब कुछ दिख जाएगा। एक काम करिए, नॉर्थ तो इधर दिख रहा था, यहाँ पर भी एक पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, तो नॉर्थ के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। मतलब इसी नॉर्थ के पैरेलल हमने यहाँ से एक नॉर्थ समझिए ड्रॉ कर लिया। अब सोचिए यहाँ नॉर्थ है, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा हमारा, इधर की तरफ हमारा ईस्ट हो जाएगा। ये नॉर्थ है, ये हमारा इधर की तरफ ईस्ट हो जाएगा। तो कहता है क्वेश्चन में कि गर्ल्स जो है वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। ये नॉर्थ हो गया, इधर की तरफ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, इधर की तरफ ईस्ट हो गया। अब क्या करिए, आप इसको नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इसको भेज दीजिए, ऐसे भेज दिए। ये है कितना, 3 किलोमीटर। ध्यान देखिए हमने क्या किया, एक गर्ल्स जो है पहले वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर आई, फिर वहाँ से ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो गई। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ नॉर्थ और ईस्ट के बीच। तो हमको यहाँ पर नॉर्थ दिख रहा था, इधर ईस्ट दिख रहा था, तो हमने यहाँ पर एक नॉर्थ ड्रॉ कर लिया, नॉर्थ के पैरेलल। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ से हमने उसको मूव करवा दिया। अब एंगल किसके साथ बनाना है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ऑफ नॉर्थ है ना, यानी एंगल बनेगा ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ के साथ। हो गया, ये 30 डिग्री है तो आपको पता है ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तब क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंड देन स्टॉप्स। अब ये यहाँ पर जाके रुक जाती है। ठीक है, तब कहता है कि डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू डिपर्चर। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको पता है कि इनिशियल से फाइनल तक का पोजीशन वेक्टर। तो इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, तो ज्वाइन कर दीजिए, है ना। तो इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल से फाइनल तक यानी यही हुआ, ये वाला नाम दे दीजिए। तो कुछ इसका ए नाम दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए। यानी यही आपको ओ बी जो है वो फाइंड करना है, यही ओ बी जो आपको फाइंड करना है, यही ओ बी आपको फाइंड करना है। समझे। तो कैसे निकलेगा, जो भी है बहुत ही आसान है। ओ बी निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, ओ ए और यह ए बी फाइंड करो। यह ओ ए और यह ए बी फाइंड करो, बहुत आसान है। देखिए कैसे ओ ए निकलेगा, वेक्टर ओ ए यहीं पर हम निकाल देते हैं, बहुत आसान है। देखिए ओ ए का लेंथ दिया है 4 किलोमीटर, ओ ए का लेंथ दिया है 4 किलोमीटर, है ना। ओ ए का लेंथ 4 किलोमीटर। और थोड़ा सोच के देखिए, ओ ए जो है वो ओरिजिन से लेफ्ट है, तो ओरिजिन से लेफ्ट का मतलब हुआ निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। ओरिजिन से लेफ्ट का मतलब हुआ निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है,
इसका मतलब 4 ऑफ माइनस आई हो जाएगा, यानी कितना लिख सकते हैं इसको, -4i लिख सकते हैं। हो गया, OA आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग बात किसका करेंगे, AB की बात करेंगे। AB, अब AB देखिए यहाँ है, ये है AB। अब AB किसी खास डायरेक्शन में नहीं है, वो इस तरीके से बीच से निकल रहा है, तो खास डायरेक्शन में बनाते हैं इसको। कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस AB का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, एक हो जाएगा इधर की तरफ, एक हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, हो जाएगा ना। वैसे करके सोच कर आराम से आप बना सकते हैं, है ना। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सोचिए, अगर कोई भी एक एंगल चूज कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो एंगल आप चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये AB का, अगर मान लीजिए ये 60 वाला ही अगर पार्ट अगर आप लेके बढ़ते हैं, 30 वाले को अगर आप छोड़ देते हैं, तो AB 60 वाला एंगल इधर इधर की तरफ बना रहा है। अरे AB इधर है ना, एंगल इधर सोचेंगे, इधर की तरफ एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। AB यह है, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। हमने 60 के साथ सोचा, तो आपको पता है कि एंगल जिसके साथ बनता है उधर का कॉस कंपोनेंट लिया जाता है, यानी हो जाएगा इधर का एक कंपोनेंट हो जाएगा AB का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 60 डिग्री, और ये इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ मतलब राइट की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव x में आई लगा देंगे, फिर प्लस। अब ये जो है ये 60 को सोच रहे हैं, है ना, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा, यानी AB साइन 60, और ये देखिए इधर की तरफ है ये कंपोनेंट, मतलब J की तरफ है, तो काम हमारा हो गया, है ना। हमने भूल गया कि ये 30 डिग्री दिया हुआ था, हमने सिर्फ 60 पे काम किया, तो 60 पे काम करेंगे तो इसका जो ये जो वेक्टर AB है उसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा और एक कंपोनेंट जस्ट इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो एक कंपोनेंट जो एंगल बनाता है उधर आपको पता है कॉस लिया जाता है, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर हम लोग क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो कॉस वाला इधर की तरफ था इसलिए I लिखें, और साइन वाला इधर था इसलिए हम लोग J लिखें, तो हो गया। AB का मैग्नीट्यूड मतलब AB का लेंथ जो 3 दिया है, 3 cos 60 होता है 1/2 I, फिर ये 3 दिया है, साइन 60 होता है √3/2 J, यानी कितना हो जाएगा ये 3/2 I प्लस 3√3/J हो गया हमारा। OA भी निकल गया और AB भी निकल गया। हमको निकालना क्या था, OB, तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग देखिए, एक वेक्टर इधर की तरफ आया, यहाँ पर इसका हेड है, एक वेक्टर यहाँ गया, इसका यहाँ पर हेड है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि जिस वेक्टर का टेल पर टेल हो और हेड पर हेड हो वही रिजल्टेंट है। तो ये देखिए, तो OB जो वेक्टर है वो टेल पर टेल रखा हुआ है और हेड पर हेड रखा हुआ है। इसका मतलब वेक्टर OB जो है वो वेक्टर OA प्लस AB के सम की इक्वल हो जाएगा। OA का वैल्यू है -4i, AB का वैल्यू देखिए अभी आपने निकाला 3/2i प्लस 3√3/2j। सॉल्व कर लिए, आई वाला है एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 + 3 मतलब -5/2i हो जाएगा, अब प्लस 3√3/2j हो जाएगा। इस तरीके से हमारा OB जो डिस्प्लेसमेंट निकालना था वो हमारा निकल गया। समझें, बहुत आसान है। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर मान लीजिए इस AB में दिक्कत हुआ होगा निकालने में, फिर समझा देते। देखिए AB इसके साथ सोचे, इस AB में से कोई एक एंगल आप भूल जाइए, 30 वाला या 60 वाला में से कोई एक एंगल भूल जाइए, मान लीजिए 30 वाला ही भूल गए, तो AB का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा। तो जो कंपोनेंट एंगल वाले की तरफ आता है उधर हम लोग कॉस लिखते हैं, देखिए लिखा हुआ है, और जो कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर जाता है उधर हम लोग साइन लिखते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड इंटू cos 60
इधर की तरफ था यानी प्लस आई की तरफ था, और फिर अगला है परपेंडिकुलर वाला ए बी इंटू साइन 60 जो इधर की तरफ था यानी प्लस जे की तरफ था, तो हमने प्लस जे लिखा फिर सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कितना इजी क्वेश्चन था आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन है यह, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन इज इट ट्रू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो क्या ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड प्लस सी होगा? सही है या नहीं? सही है कि गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, एक काम करिए, थोड़ा सा यहाँ पर 3 वेक्टर दिख रहा है ना। इसको समझने के लिए आप क्या करिए, 3 वेक्टर दिख रहा है, 3 वेक्टर यानी एक ट्रायंगल शो कर दीजिए। ठीक है, ट्रायंगल बना दिए है ना। पहला जो कंडीशन है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, थोड़ा इसको भी दिखा देते हैं। आपको अगर ध्यान में आ रहा होगा तो ये आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की तरह लग रहा होगा, जिसमें यह ए रिजल्टेंट है, बाकी ये दोनों इन दोनों का सम है। तो करिए, ऐसा करते हैं ना हम लोग कि यह जो एक यह इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, इसको हम लोग वेक्टर सी मान लेते हैं और इसको हम लोग वेक्टर ए मान लेते हैं, है ना। ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, हमारा ये ए हो गया। तो ये जो वेक्टर ए है वो देखिए यहाँ पर टेल रखता है और इन दोनों वेक्टर का यहाँ पर हेड जाकर मिलेगा। तो वेक्टर ए का टेल है और हेड पर हेड है, तो यही आपका रिजल्टेंट होगा। जिस वेक्टर का टेल और हेड पर हेड रहता है वही रिजल्टेंट होता है। तो वेक्टर बी प्लस सी की इक्वल ऐसा हो गया। तो ये तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार ऐसा हो गया, लेकिन पूछ रहा है कि क्या ये मैग्नीट्यूड, अगर ऐसा हो जाए तो क्या ये मैग्नीट्यूड वाली बात होगा इक्वल, यानी ए का मॉड इज इक्वल टू बी का मॉड प्लस सी होगा। तो अगेन पिक्चर बनाइए, है ना। अब देखिए, जैसे ये जो वेक्टर बी है, अगर इनका मॉड करिएगा, इसका मतलब हो गया कि इस साइड का लेंथ, ये जो वेक्टर बी है अगर इसका मॉड करिएगा तो इस साइड का हो जाएगा लेंथ। ये वाला जो वेक्टर सी है यहाँ पर, अगर इसका आप मॉड करते हैं, इसका मतलब हो गया इस साइड का लेंथ यानी वेक्टर सी का मॉड। और अगर आप ए का मॉड करते हैं, इसका मतलब हो गया इस साइड का लेंथ, यानी इस ट्रायंगल का तीनों साइड पता हो गया। और आपको ज्योमेट्री में पता है कि ट्रायंगल के अगर तीनों साइड का लेंथ पता हो तो किसी 2 साइड के लेंथ को अगर ऐड करेंगे तो वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। किसी भी 2 साइड, जैसे मान लें अगर बी और सी, बी वाला लेंथ और सी वाला लेंथ अगर ऐड करें तो वो तीसरा साइड से बड़ा होगा, यानी ए से बड़ा होगा। ऐसा होता है, बराबर नहीं होता। आपको पता है नहीं ये बात कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी भी 2 साइड के लेंथ को ऐड करेंगे तो वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। जैसे b प्लस सी ए से बड़ा होगा, a प्लस बी सी से बड़ा होगा और c प्लस ए जो है वो b से बड़ा होगा। तो बताइए, अगर वेक्टर a इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो कभी भी मॉड a इज इक्वल टू मॉड b इज इक्वल टू मॉड c हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। मॉड का मतलब हुआ लेंथ, और लेंथ यहाँ जो है ट्रायंगल का तीनों साइड शो करने लगा, और तीनों साइड शो करने का मतलब हुआ कि अगर किसी 2 साइड को जोड़ देंगे तो वो तीसरे साइड से बड़ा हो जाएगा, मतलब ऐसा। तो इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये रिजल्ट जो है सही नहीं है, यानी मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी नहीं हो सकता, ये बात गलत है। ठीक है, आपने समझ गया। ये तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग हो गया था, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है इसलिए ऐसा हो गया था। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है, मतलब साइड का लेंथ है, इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस, ये जो है इज अ यूनिट वेक्टर। कहता है कि एक्स का वैल्यू निकालिए जिसके लिए यह जो एक यूनिट वेक्टर है। बहुत ही आसान है, उसका कुछ नाम दे दीजिए। वेक्टर ए नाम दे दिया, मान लीजिए एक्स आई प्लस जे प्लस के है ना। मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स से इसमें हो जाएगा एक्स आई हो जाएगा, ये प्लस एक्स जे हो जाएगा और ये एक्स के हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि यह जो है यूनिट वेक्टर, मतलब ए यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 हुआ, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकलता कैसे है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर इजिकल टू 1 हो गया। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करिएगा, मत करिए, रुक जाइए। तो 3x स्क्वायर इजिकल टू 1 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर करिए, रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। 3 डिवीजन में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 1/3। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट तो आपको पता है प्लस माइनस दोनों में चढ़ता है, यानी 1/√3 हमारा आंसर हो गया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर कहता है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। कहता है एक वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब कहता है कि जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड 5 है और वह वेक्टर है, वह जो वेक्टर निकालना है वो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के पैरेलल है। मतलब मान लीजिए कि कोई वेक्टर आर निकालना है, वो जो वेक्टर आर है वो इस ए प्लस बी, यानी रिजल्टेंट का मतलब प्लस है हुआ ना, यानी ए प्लस बी के पैरेलल है। तब कहता है कि वेक्टर आर का वैल्यू निकालिए। अब क्वेश्चन में जो वेक्टर निकालना है, यानी मान लीजिए आर निकालना है, तो आर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, है ना। तो कोई बात नहीं, एक काम करिए कि हम आपको बता चुके हैं कि दुनिया के कोई भी वेक्टर निकालना होगा तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में उसके कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, काम हो जाएगा। अब देखिए वेक्टर आर इजिकल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता है, बात करते कैप की, और हम आपको बता चुके हैं कि जब दो वेक्टर इक्वल हो तो उसका कैप बराबर होता है। सॉरी इक्वल वाला तो हो ही जाएगा, पैरेलल वाला का भी होता है। जब दो वेक्टर अगर पैरेलल हो, इक्वल वाला का भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं पैरेलल का कंसेप्ट था कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसका यूनिट वेक्टर इक्वल होता है। जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसका यूनिट वेक्टर इक्वल होता है, मतलब आर का कैप और ए प्लस बी का कैप सेम होगा, है ना। तो ऐसा करते ए प्लस बी थोड़ा देखने में बड़ा लगता है, इसको थोड़ा छोटा सा करके एम मान लेते हैं, है ना। यानी आर का कैप और इस एम का कैप जो है वो सेम होगा। तो यानी अब हमारा एम जो बन गया वेक्टर आर निकालने के लिए, आर का मैग्नीट्यूड तो पता है, खाली एम का कैप निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो एम का कैप निकालने के लिए सबसे पहले वेक्टर एम निकालिए। अब वेक्टर एम का मतलब हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी ए प्लस बी का रिजल्टेंट। तो चलिए वेक्टर ए का जो वैल्यू दिया है देखिए यहाँ पर 2i प्लस 3j माइनस के दिया है, 2i प्लस 3j माइनस के दिया है। फिर प्लस बी कर दी, देखिए क्या दिया, i माइनस 2j प्लस के दिया है, i माइनस 2j प्लस के दिया है। इसको सॉल्व कर लीजिए झट से, कितना हो जाएगा ये 2i प्लस i हो जाएगा हमारा 3i, 3j माइनस 2j हो जाएगा j। अब माइनस के से माइनस के खत्म हो गया, यानी वेक्टर m आ गया। इसका कैप निकाल लीजिए। तो कैप का फॉर्मूला कितना होता है पता है आपको, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर जो है वो 3i प्लस j है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर i के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, j का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3i प्लस j अपॉन हो जाएगा रूट 10, है ना। अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो कर दीजिए, तो हो जाएगा 3/√10i प्लस 1/√10j। निकल गया हमारा m कैप। अब रख दीजिए जो वेक्टर निकालना था, वेक्टर यही नहीं निकालना था, ये वाला
ये वाला निकालना है। ठीक है, रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, आराम से निकल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट रखिए। फ्रॉम फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, वेक्टर r इज इक्वल टू r का कैप इंटू m, सॉरी r का मैग्नीट्यूड इंटू m कैप लिखा हुआ है। चलिए लिख देते हैं। r का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, m कैप अभी आपने निकाला 3/√10i, फिर 1/√10j। आगे अगर सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, हो गया आंसर, निकल गया। कितना सिंपल सा कंसेप्ट था। आपको बार बार सिखाते आ रहे हैं कि जब वेक्टर पैरेलल हो तो उसका कैप बराबर होता है, बस तो कैप उसका निकालनी है, इसमें यूज कर दिया, हमारा आंसर आ गया। समझ गए? इस तरीके से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर ये भी पिछले वाला की तरह ही ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए कहता, देखिए ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। कहता है इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर निकालिए, मतलब इसी का निकालिए, क्योंकि पैरेलल वेक्टर का तो यूनिट वेक्टर सेम होता है, यानी इसी का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले ये चीज़ फाइंड कर लीजिए, हाँ क्या फाइंड करना है, 2a माइनस बी अब प्लस 3c, है ना। चलिए इसका वैल्यू पुट कर दीजिए सबका। 2a का वैल्यू देखिए ऊपर में दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस 3k दिया है, फिर बगल में कितना है माइनस b देखिए कितना दिया, एक मिनट यहाँ पर वैल्यू गलती लिखा गया है, थोड़ा दोबारा बनाते हैं, a के जगह पर b लिखा गया। चलिए 2a प्लस b प्लस 3c माइनस b है यहाँ पर, ये फाइंड करना है ना। देखिए 2a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ i प्लस j प्लस के, रख दीजिए i प्लस j प्लस के, फिर माइनस b का वैल्यू यहाँ पर दिया है 2i माइनस j प्लस 3k, फिर 3c प्लस में 3c है, और c का देखिए यहाँ पर दिया है i माइनस 2j प्लस k। सब गलत पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करिए। ये जो नाम है, ये जो इतना बड़ा फॉर्मेट थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इस फॉर्मेट को थोड़ा छोटा करके मान लीजिए r मान लेते हैं। सॉल्व करिए इसको, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा ये हमारा माइनस 2i हो जाएगा प्लस j हो जाएगा और माइनस 3k हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करिए तो प्लस 3i हो गया, माइनस 6j हो गया और प्लस 3k हो गया, है ना। चलिए सॉल्व करिए। तो देयरफॉर वेक्टर r इज कितना हो जाएगा, देखिए i वाला देखिए 2i से 2i कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ 3i बचा हुआ है यहाँ पर। j वाला देखिए तो 2j प्लस j 3j में से 6j गया तो माइनस 3j हो गया। k वाला देखिए, k वाला माइनस में 3k प्लस में 3k कट गया तो सिर्फ प्लस में 2k बच गया, है ना, निकल गया। अब इसी का कैप निकालना था, निकाल दीजिए। कैप मतलब पते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड, वेक्टर मतलब 3i माइनस 3j प्लस 2k और उसका मॉड रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कोफिशिएंट का स्क्वायर, k कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 3i माइनस 3j प्लस 2k और नीचे 18 2 20। अलग अलग करना चाहते तो कर दीजिए, नहीं तो हो गया आपका आंसर, है ना। कितना सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, आज अब जो है हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम आपको एक क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किए थे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में
ठीक है, सॉल्व हो गया। और थोड़ा यहाँ लास्ट में देखिए प्रॉब्लम हो गया है, 9 9 18 4, यहाँ पर 22 होगा, 22 होगा लास्ट में, है ना। ये थोड़ा दिक्कत था, बाकी सब देखिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट बी है और ये जो पॉइंट सी है वो कोलिनियर है। एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। फिर कहता है रेशियो भी फाइंड करे जब ए सी बी को डिवाइड कर रहा हो, किस रेशियो में डिवाइड करता है वो फाइंड करिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहला पार्ट हम प्रूफ कर ले कि ये हमारा ए बी सी जो है वो क्या है, कोलिनियर है। ये बात प्रूफ कर ले, उसके बाद हम लोग जो है रेशियो की बात करेंगे। तो 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 -2 -8। एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 5 0 -2। और एक पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 11 3 7। हमको इन्हीं तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर का मतलब यह तीनों ही पॉइंट जो है वो एक लाइन पर होना चाहिए, यह बात प्रूफ करना है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कई बार हम लोग प्रूफ किए हैं इन चीज़ों को, है ना। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करिए, सबसे पहले इस सभी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा, पोजीशन वेक्टर। जैसे ए का कितना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर बताइए। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बस आई जे के से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो ये आई हो जाएगा, -2j हो गया और ये -8k हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5i + 0j हो जाएगा और -2k हो जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, 11i + 3j और +7k हो जाएगा। हमने हर एक का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। चलिए अब क्या करिए, यहाँ ये जो ए बी सी पॉइंट दिख रहा है, इन तीनों पॉइंट को मिला करके कोई 2 वेक्टर आप फाइंड कर लीजिए जो आपका मन करता हो। ए बी सी या ए सी, जो मन करता हो कोई भी 2 वेक्टर आप फाइंड कर लीजिए, जो कोई भी 2 वेक्टर। चलिए इन्हीं तीनों पॉइंट को मिला करके कोई भी 2 वेक्टर फाइंड करिए। जैसे मान लीजिए हमने पहला फाइंड किया ए बी। मान लीजिए अगर हम फाइंड कर लेते ये ए बी वेक्टर, यह ए बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला वेक्टर ए बी, है ना। तो निकालिए ए बी। ए बी कैसे निकलता है आपको पता है। ए बी निकालने के लिए बी में से ए माइनस करना पड़ेगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। चलिए माइनस कर सकते डायरेक्ट, बी में से माइनस करिए, बी यहाँ है तो 5i में से आ गया तो 4i हो गया। 0j में से -2j गया तो +2j हो जाएगा। और -2k में से -8k गया तो कितना आ जाएगा, +6k आ जाएगा। आ गया ए बी। चलिए एक अगला बी सी निकाल लेते हैं। वेक्टर बी सी फाइंड कर लीजिए, है ना। बी सी कैसे निकलेगा, सी में से बी माइनस करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। चलिए माइनस करिए, सी में से बी, सी यहाँ पर है बी यहाँ, माइनस करिए तो 11i - 5i 6i हो गया। 3j - 0j +3j ही रह जाएगा। और 7k - 2k यानी प्लस कितना हो जाएगा, ये 9k हो जाएगा। हो जाएगा ना। हमने अभी ए बी निकाला और बी सी निकाला, है ना। तो हमारा यह ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया। ध्यान से देखिए आप लोग, अच्छी तरीके से देखिएगा, एकदम सिंपल सा है। हमने अभी ए बी भी निकाल लिया और बी सी भी फाइंड कर लिया। चलिए अब हमको प्रूफ करना है कोलिनियर। तो इन दोनों में से जो मन करता हो कोई एक वेक्टर आप लेके बढ़ सकते हैं, जो मन करे आपका कोई एक वेक्टर लेकर के आप बढ़ सकते हैं। तो चाहे ए बी को लेकर के आगे बढ़िए, चाहे बी सी को लेकर के आगे बढ़िए। तो मेरा सुझाव ये है कि आप उसको लेके आगे बढ़िएगा जिसका कंपोनेंट थोड़ा बड़ा रहेगा।
जैसे इसका कंपोनेंट 4 2 6 है, इसका कंपोनेंट 6 3 9 है, तो बड़ा कंपोनेंट तो देखने में इसी का लग रहा है। इसी को थोड़ा लेके बढ़ा जाए, BC को आगे लेके बढ़िए, और आगे लेके बढ़ने के बाद क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। BC लेके बढ़िए तो ये हो जाएगा 6i + 3j अब + 9k। अब जो यहाँ से कॉमन होने लायक है वो कॉमन कर लीजिए। कितना कॉमन हो सकता है यहाँ से? 3 कॉमन हो सकता है, तो हो जाएगा 2i + j अब + 3k कॉमन हो गया। अब एक काम करिए, मेरा प्लान है जो BC को लेके बढ़े हैं तो BC को किसी तरीके से सॉल्व करके AB के जैसा बनाना। ये जो AB है ना, इसके जैसा बनाना है। तो AB में तो 4i + 2j + 6k दिख रहा है, ऐसा बनाना मेरा प्लान है। अगर BC को लेके बढ़े हैं तो AB के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर AB को लेके बढ़ेंगे तो BC के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो BC को लेके बढ़े हैं तो AB के जैसा बनाने की कोशिश करो। जो कॉमन था हमने कॉमन कर लिया। अब बनाना क्या है? 4i + 2j + 6k। तो नहीं लग रहा है कि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में तो उतना आ जाएगा, तो आप इसके अंदर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, तो 2 से तो बैलेंस भी करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर में। अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो बैलेंस करने के लिए बाहर में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा ये? 4i + 2j अब + 6k। अब देखिए ये हो जाएगा 3/2। अभी देखिए तो 4i + 2j + 6k, 4i + 2j + 6k पूरा किसके जैसा हो गया? AB के जैसा हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ सर, इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब देखिए इससे फ़ायदा ये हो गया कि BC = आ गया 3/2 × AB। और हम आपको थ्योरी में बताते आ रहे हैं कि जब भी दो वेक्टर में 2 वेक्टर दिया हुआ हो, 2 वेक्टर दिया हुआ हो और किसी एक वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देने पर अगर दूसरे के बराबर आ जाए, जब भी 2 वेक्टर दिया हुआ रहे और किसी एक वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर अगर दूसरे के बराबर आ जाए तो वो दोनों वेक्टर कोलिनियर होता है। देन BC एंड AB आर कोलिनियर। अगर ऐसा हो जाएगा तो वेक्टर क्या हो जाएगा? कोलिनियर। आज जब वेक्टर कोलिनियर है तो ये BC और AB वाला जो वेक्टर है पॉइंट ABC से ही बना हुआ था ना, तो वेक्टर कोलिनियर, इसका मतलब हमारा ये जो पॉइंट ABC है वो भी कोलिनियर, मतलब पॉइंट ABC आर ऑल्सो कोलिनियर हो गया। इस तरीके से जो आप, चलिए अभी आपने देखा कि हमारा यह जो ABC पॉइंट जो है कोलिनियर हो गया। आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी बचा हुआ था ना, एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का। कहता है फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। चलिए B डिवाइड्स AC, कहता है रेशियो निकालना है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं जिसमें B जो है वो AC को डिवाइड कर देता है। मतलब AC बना लीजिए इस तरीके से, AC और B डिवाइड करता है, तो कहता है किस रेशियो में? तो सबका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। A का दिया हुआ है कितना, हम लिख लेते हैं पीछे से, आप लोग चिंता मत करिए। 1 - 2 - 8, 1 - 2 - 8। B कितना दिया है? 5 0 - 2 दिया है। और C कितना दिया है? 11 3 और 7 दिया है। चलिए ये दिया है। हमको पता करना है कि ये जो पॉइंट B है वो AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब रेशियो का मतलब आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड B AC को किस में डिवाइड करता है। इसका मतलब B किस रेशियो में AC को डिवाइड करता है, यानी B से लेकर के A तक का यानी AB, और B से लेकर के C तक का मतलब BC का रेशियो आपसे पूछ रहा है। ये वाला रेशियो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो आप सिंपल बिना वेक्टर में कन्वर्ट किए भी बना सकते हैं, या आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, जैसी आप इच्छा रखें। तो चलिए वेक्टर है तो वेक्टर में कन्वर्ट करके बनाएंगे।
है ना, वेक्टर है तो वेक्टर में कन्वर्ट करके बनाते हैं, है ना। चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए सबको पहले पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा i - 2j, इसका हो जाएगा -8k, और ये हो जाएगा आपका 5i, ये जीरो वाला हटा दीजिए, -2k, 0j लिखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, क्या करेंगे उसको लिखे उसको हटाइए। ये कितना हो जाएगा 11i + 3j और +7k हो गया ना। चलिए हमको निकालना है रेशियो, कहाँ से रेशियो निकालना है, AB/AC। तो क्या करिए ना, लेट कर लीजिए रेशियो को AB/BC को चलिए मान लेते हैं हम k/1, k नहीं लेमडा मान लीजिए क्योंकि यूज कर लिया गया है, λ/1 मान लेते हैं, है ना, λ/1, जैसे हमने लेमडा लिखा हुआ है, λ/1 हमने मान लिया। चलिए यही λ/1 फाइंड करना है। अब गौर से देखिए, तो जब भी आप लोग पढ़े हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कि जब भी कोई रेशियो निकालना होता है तो पहले रेशियो को मान लेते हैं, तो हमने भी AB/AC को मान लिया λ/1। अब देखिए AB के सामने में क्या है, लैम्डा, AB के सामने में क्या है, लैम्डा। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक लैम्डा हो गया। BC के सामने में 1 है, तो चलिए थोड़ा देर के लिए मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब कितना अच्छा सा है और आराम से बन जाएगा। ध्यान से देखिए, अब देखिए जैसे यही पॉइंट निकालना है ना, ये B, सोचिए कि यह B पॉइंट आपको निकालना है। अगर ये B पॉइंट निकालना होता तो कैसे निकालते, इधर वाले के रेशियो से इस पॉइंट में मल्टीप्लाई करते, इधर वाले के रेशियो से इस पॉइंट में मल्टीप्लाई करते, रेशियो का बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते, है ना। इस रेशियो से इस पॉइंट में मल्टीप्लाई होगा, इस रेशियो से इस पॉइंट में मल्टीप्लाई होगा, तो करिए ना। कितना है बी पॉइंट, तो देयरफॉर बी पॉइंट कितना है 5i - 2k = कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू इतना, यानी लैम्डा इंटू 11i + 3j + 7k, फिर प्लस इस रेशियो से इसका मल्टीप्लाई होता, यानी 1 इंटू कितना हो जाएगा ये i - 2j और -8k हो जाएगा। ठीक है, रेशियो का बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया और इससे इसमें मल्टीप्लाई किया, तो लैम्डा इंटू 11i + 3j + 7k यहाँ पर लिखा हुआ, फिर प्लस लिखा 1 इंटू i - 2j - 8k हमने यहाँ पर लिखा, और नीचे में दोनों रेशियो का सम यानी लैम्डा + 1। चलिए ये हो जाएगा हमारा 5i - 2k, ऊपर का हाल देखिए, ऊपर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए, करिए लैम्डा से मल्टीप्लाई, तो जाए कितना 11 लैम्डा i हो जाएगा, 3 लैम्डा j हो जाएगा, और +7 लैम्डा k होगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करिए आगे इसमें, तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये i हो जाएगा, -2j हो गया और -8k हो गया, और नीचे कितना है लैम्डा + 1। चलिए यहाँ भी बैक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, बैक क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा ये लैम्डा प्लस उसी से मल्टीप्लाई करिए, एक बार लैम्डा से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 5 लैम्डा i, नहीं तो डायरेक्ट कर दीजिए एक बार, है ना, लैम्डा + 1 से करिए, कितना हो जाएगा 5 इंटू लैम्डा + 1 इंटू i हो जाएगा, और फिर -2 इंटू लैम्डा + 1 इंटू k हो जाएगा, = है ना, लैम्डा + 1 से इसका भी कर दिए, इसका भी कर दिए, हो गया। अब = चलिए इसमें जो कॉमन होने लगा तो कॉमन कर लीजिए, तो देखिए यहाँ भी i वाला है और यहाँ भी i वाला है, इन दोनों में से अगर i कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 11 लैम्डा, और यहाँ से बचेगा 1 इंटू i बचेगा। j देखिए j यहाँ भी है और j यहाँ भी है, अगर कॉमन हो गया तो यहाँ से बचेगा 3 लैम्डा और वहाँ से बचेगा -2j। ठीक है, k की बात करते हैं, k यहाँ भी है और k यहाँ भी है, k कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा 7 लैम्डा और यहाँ से कितना बचेगा -8 इंटू k, बचा ना। चलिए थोड़ा एक बार दोबारा हम इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं। इसका मतलब कितना हो गया हमारा, देखिए 5 इंटू लैम्डा + 1 इंटू i हो गया, फिर -2 इंटू लैम्डा + 1 इंटू k हो गया, = उधर वाला कितना हो गया 11 लैम्डा + 1 इंटू i है, फिर +3
3 लैम्डा माइनस 2 इंटू जे है, और फिर प्लस 7 लैम्डा माइनस 8 इंटू के है ना। चलिए अब दोनों तरफ आ गया, और आपको पता है इधर भी वेक्टर आई जे के फॉर्म में है और उधर भी वेक्टर आई जे के फॉर्म में है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी आई के कॉफिशिएंट को आई के कॉफिशिएंट से बराबर कर दीजिए, जे कॉफिशिएंट को जे से बराबर कर दीजिए, के कॉफिशिएंट को के कॉफिशिएंट से बराबर कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो यार कोई आसान वाला काम करेंगे, कोई आसान वाला काम करेंगे। आसान वाला काम क्या करेंगे, जैसे इधर आई का कॉफिशिएंट ये है, इधर ये है, सॉल्व करने में मानो ज़्यादा टाइम लगा, छोड़ दो। इधर जे का कॉफिशिएंट है ही नहीं, इधर जे नहीं है, इसका मतलब कितना है, 0 है। उधर जे कितना है, उधर जे कितना है देखो तो, उधर जे का कॉफिशिएंट कितना है, 3 लैम्डा माइनस 2, बात खत्म। इधर आसान के लिए बाकी कोई भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। इधर जे नहीं था, मतलब जे का कॉफिशिएंट 0 हो गया, और उधर जे है कितना, 3 लैम्डा माइनस 2, आप इसी को सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर लैम्डा कितना आ जाएगा, 2/3। तो देयरफॉर हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो जो पूछ रहा था, रेशियो ये पूछ रहा था, AB/BC क्या माना हुआ था हमने, λ/1 माना हुआ था। तो AB/BC इज इक्वल टू λ/1 माना हुआ है, लैम्डा का वैल्यू आया 2/3, नीचे में 1, यानी सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, है ना। यानी 2:3 रेशियो हो गया आपका आंसर। समझे, इस तरीके से बना सकते, कितना आसानी है। आप किसी को भी सॉल्व लेके बढ़ सकते हैं, आप आई कॉफिशिएंट वाला को लेके बढ़िए, फिर भी वही आंसर आएगा जो इससे आंसर आया, उसे प्रॉब्लम नहीं है। तो 2/3 हो गया, समझे हमारी बात को। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर मान लो किसी को दिक्कत हो रहा है कि सर एगो आई वाला भी करके दिखा दीजिए तो क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उन दोस्तों के लिए हम करके दिखाते हैं। देखिए आई वाला, देखिए इधर आई का कॉफिशिएंट कितना है, 5 इंटू लैम्डा प्लस 1 है LHS में, और RHS में कितना है, 11 लैम्डा प्लस 1 है। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो 5 लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा, और ये 11 लैम्डा प्लस 1 हो गया। चलिए ट्रांसफर करिए, 11 लैम्डा इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -6 लैम्डा हो जाएगा, और ये प्लस में गया माइनस में, तो कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी लैम्डा का वैल्यू देखिए तो यहाँ से भी कितना 2/3 नहीं आ जाएगा, ये -6 माइनस तो कट गया ना, तो 6 डिवीजन में जाएगा तो 4/6, तो क्या 2/3 आएगा, देखिए वही आया। तो आप किसी से भी सॉल्व करें तो रेशियो आपका वही आएगा। इस तरीके से आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, जो P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को डिवाइड करता है, ठीक है। हुज पोजीशन वेक्टर, मतलब P और Q का पोजीशन वेक्टर, ये P का है और ये Q का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2, मतलब P और Q को ये जो पॉइंट R है वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है 1:2 रेशियो में। तो कहता है कि R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करिए। अब ये यहाँ एक बहुत ही नया चीज़ है कि एक्सटर्नली का मतलब दो बात हुआ, समझिए थोड़ा ध्यान से। जैसे ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है ना, ये लाइन PQ है, इसको एक्सटर्नली R ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, और इसी लाइन PQ को, ये P है ये Q है, इसको एक्सटर्नली R इधर से भी डिवाइड कर सकता है। अब हम लोग को सोचना है कि हमारा जो पॉइंट R है वो इस राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। ये बात आपका दिया गया रेशियो बताएगा। रेशियो दिया है कितना का, 1:2 का। रेशियो कितना दिया है, 1:2 का रेशियो दिया है, 1:2 का। रेशियो कैसे लिखा जाता है, तो जिस पॉइंट R निकालना है ना, तो जिस पॉइंट को निकालना है वहां से पहला पॉइंट जाते हैं,
तो P और Q में पहला पॉइंट तो P ही है। ध्यान सुनिए, रेशियो कैसे लिखा जाता है कि जो पॉइंट निकालना है वहां से पहला पॉइंट जाते हैं यानी PR, और फिर वहां से दूसरा पॉइंट जाते हैं मतलब RQ बोलो या QR बोलो, वो होता है रेशियो हमारा जो दिया है 1/2। इसमें भी वही, अगर ये नीचे वाला फिगर का लिखे, अगर इसका फिगर का लिख के देख लीजिए थोड़ा सा, ये पॉइंट निकालना है तो यहां से पहला पॉइंट जाते PR और फिर यहां से दूसरा पॉइंट जाते QR का रेशियो कितना हो गया 1:1/2। अब सोचना है कि ऊपर वाला फिगर पॉसिबल है कि नीचे वाला फिगर पॉसिबल है। तो ध्यान से देखिए, रेशियो में PR के सामने में 1 है, QR के सामने में 2 है। इससे साफ जाहिर हो गया कि PR छोटा होना चाहिए, QR बड़ा होना चाहिए। लेकिन इस फिगर को थोड़ा गौर से देखिए तो आप, इसका PR बड़ा है लेकिन QR छोटा है। PR बड़ा है लेकिन QR छोटा है, लेकिन रेशियो में तो PR को छोटा होना चाहिए, QR को बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला फिगर पॉसिबल नहीं है। इसमें देखिए PR के सामने में 1 है, RQ या QR बोल सकते, QR के सामने में 2 है, मतलब PR बड़ा है, PR छोटा है और ये जो RQ है वो बड़ा है। तो देखिए PR छोटा है इतना ही बड़ा, और ये जो RQ है हमारा इतना बड़ा है। PR इतना ही बड़ा और ये हमारा RQ इतना बड़ा है, बड़ा हो गया ना। तो PR छोटा और RQ को बड़ा, यही वाला फिगर शो कर रहा है, PR छोटा RQ को बड़ा। इसका मतलब ये सेकंड वाला फिगर पॉसिबल है, यानी हमारा जो पॉइंट R होगा वो राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड होगा। वो रेशियो बता दिया कि PR के सामने में 1 है, QR के सामने में 2 है, तो PR को छोटा और RQ को बड़ा होना चाहिए। तो PR देखिए छोटा दिख रहा है और RQ आपको बड़ा दिख रहा है। चलिए ठीक है, PR ये मतलब 1 दे दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए PR ये 1 हो गया। RQ मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए ये कितना दे दिया 2 दे दिया। बस काम करने के लिए ऐसा कर लेते हम लोग, 2 दे दिया, हो गया ना। ऊपर वाला फिगर जो हमारा पॉसिबल नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दिया है 2a + b दिया है और Q का दिया है a - 3b दिया है। तो कहता है कि पॉइंट R का निकालो। तो जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना होता है उसको अननोन के केस में हम लोग R मान लेते हैं। वेक्टर में अननोन चीज़ों को R मानते हैं, मतलब यही हम लोग को R निकालना है। तो कैसे निकलेगा R? बहुत आसान है, रेशियो का बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान सुनिए, ये जो रेशियो 2 है, ध्यान सुनिएगा एकदम ध्यान से, अच्छी तरीके से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। आपको ये पॉइंट R निकालना है तो ये रेशियो शुरू कहाँ से हुआ होगा? Q से शुरू हुआ होगा, क्योंकि दिया तो P और Q ही ना था, R तो निकालना है। तो ये रेशियो जो 2 है वो कहाँ से आया होगा? Q से R तक आया होगा। ये जो ऊपर वाला रेशियो 2 है वो कहाँ से आया होगा? Q से R तक आया होगा। और ये नीचे वाला जो 1 है वो P से R तक आया होगा। ऐसा तो नहीं है, डिस्टेंस में भले हम लोग RQ को QR लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिक है मेरे समझाने का, ऐसा है ताकि आपको याद रहे। तो समझिए R निकालना है, मतलब R बाद में आया, यानी P और Q पहले से है, ठीक है। तो ये जो रेशियो 2 वाला पार्ट है, 2 वाला शुरू हुआ होगा Q से R तक। तो जब ये 2 शुरू हुआ है Q से, 2 शुरू हुआ है Q से, तो Q में 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई P में होगा, उल्टा। अगर ये रेशियो 2 Q से शुरू हुआ है तो Q में मल्टीप्लाई नहीं होगा, किस में होगा? P में मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × हो जाएगा 2a + b। एक्सटर्नल है तो माइनस करेंगे। अब 1 की बात करते हैं। ये रेशियो 1 जो है शुरू हुआ होगा P से R तक आया होगा। तो इस 1 से P में नहीं Q में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × Q कितना है? a - 3b। और नीचे में दोनों रेशियो का माइनस, 2 - 1। समझ गए ना? जिस पॉइंट से रेशियो शुरू होगा उस पॉइंट में मत मल्टीप्लाई करिएगा, दूसरे मल्टीप्लाई करिएगा। जैसे Q से शुरू हुआ 2, तो 2 का मल्टीप्लाई Q में नहीं P में किए। 1 शुरू हुआ P से, तो 1 का मल्टीप्लाई P में नहीं Q में करेंगे, उल्टा करना है।
जिससे शुरू होगा उसमें नहीं, दूसरे में मल्टीप्लाई करिए, हो तो गया। अब सॉल्व कर लीजिए। ये r कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कितना 4a प्लस 2b और हो जाएगा माइनस a और माइनस माइनस प्लस 3b और नीचे तो 1 हो गया, 1 लिख के क्या करेंगे, है ना। तो देयरफॉर हमारा पोजीशन वेक्टर जो r हो गया 4a माइनस a हो गया 3a और 2b प्लस 3b कितना हो जाएगा 5b, यानी r पॉइंट r, इस पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर मिल गया। ठीक है, चलिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है कि अल्सो सो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ, मतलब प्रूफ करना है कि ये जो सेकंड पार्ट, कि ये जो लाइन सेगमेंट RQ अब बनेगा उस RQ का मिड पॉइंट P है, ये प्रूफ करना है। मतलब मिड पॉइंट मतलब RP और PQ बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो अभी आपने पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकाला, 3a प्लस 5b निकाला, P का पहले से दिया है क्वेश्चन में 2a प्लस b दिया है, Q का पहले से दिया है क्वेश्चन में a माइनस 3b दिया है। आपको क्या प्रूफ करना है, यह जो P है वो RQ का मिड पॉइंट है, तो निकाल लीजिए। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यह P आपको पता नहीं है, यह निकालना है, यह P आपको पता नहीं है, यह निकालना है। तो चलो इसको R मान लेते हैं और हम लोग अपने तरफ से R निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन में तो R दिया है, हम लोग अपने तरफ से R निकाल के देखते हैं। अगर हम लोगों का R क्वेश्चन के R के बराबर हो गया तो समझ जाएंगे कि मिड पॉइंट है। कैसे निकालेंगे, इस P मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है वो 3a प्लस 5b है, प्लस वो वाला जो पॉइंट है वो a माइनस 5b है, सॉरी a माइनस 3b है। ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा बताइए। ये हमारा जो r हो जाएगा वो 3a प्लस a 4a हो जाएगा और 5b माइनस 3b कितना हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा और नीचे में 2 है ना। ऊपर से अगर 2 कॉमन करके काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2a प्लस b। देखिए तो हम लोग का R क्वेश्चन का R बराबर हो गया ना, इससे यह पता चल गया कि P जो है वो RQ का मिड पॉइंट है। देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ। हो गया प्रूफ, है ना, कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए कहता है द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, कहता है कोई पैरेललोग्राम है उसका 2 एडजेसेंट साइड दिया है। ये पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड मतलब एक साइड इसको A मान लीजिए, आप इसको B मान लीजिए, ये दोनों अगल बगल वाला साइड एडजेसेंट साइड हुआ। एडजेसेंट साइड पहला दिया है 2i माइनस 4j प्लस 5k और सेकेंड एडजेसेंट साइड दिया हुआ है i माइनस 2j माइनस 3k। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो कहता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट साइड दिया हुआ हो तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो कहता है इस डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालिए। मतलब सीधा आपको डायगोनल का ही पूछ रहा है, क्योंकि पैरेलल वाले का यूनिट वेक्टर तो बराबर होता है। तो डायगोनल के पैरेलल वाले का यूनिट वेक्टर निकालें या डायरेक्ट डायगोनल का निकालें, बात तो सेम होगा। तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन में कहा कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल का ही यूनिट वेक्टर निकालो। तो कैसे निकलेगा, याद करिए थोड़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, थोड़ा याद करिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इस डायगोनल का नाम दीजिए डी, है ना। याद करिए थोड़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आपको पता होगा कि एडजेसेंट साइड का जहाँ पर टेल होता है वहीं से उन दोनों साइड का रिजल्टेंट पास करता है और वो भी डायगोनली।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में एडजेसेंट साइड का जहाँ पर टेल होता है वहीं से इन दोनों साइड का रिजल्टेंट पास करता है, वो भी डायगोनली। यानी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। बात खत्म। किसके अकॉर्डिंग? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग। अब ए और बी को ऐड कर दीजिए, ऐड करिए, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो 2i प्लस आई हो गया 3i, -4j -2j -6j, अब 5k माइनस 3k कितना आ जाएगा? +2k हो गया। अब निकाल लीजिए, कैप निकालना है इसका। तो डी कैप कैसे निकलेगा? वेक्टर डी अपॉन वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर डी कितना दिया? 3i माइनस 6j प्लस 2k। कैप कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा ऊपर में? बताइए। ऊपर वाला तो हो गया 3i माइनस 6j प्लस 2k, और नीचे की बात कर लिया जाए कितना है? 36 4 40 9 49, कितना हो जाएगा? 7। अलग अलग कर दीजिए। तो 3/7i हो गया, माइनस 6/7j हो गया, और प्लस 2/7k हो गया हमारा आंसर। खत्म। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्या है? अब कहता है इट्स डायगोनल, फाइंड इट्स एरिया। अब कहता है इस पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड करो। तो पैरेललोग्राम का जब भी एरिया फाइंड करना हो, सुन लीजिए, पहला पार्ट बना भी क्वेश्चन। पैरेललोग्राम का जब भी एरिया फाइंड करना हो तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड पता होना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है। और जब पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड पता हो जाए तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करिए। यानी सेकंड पार्ट में एरिया निकालना है, इसलिए हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, मतलब एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट पता है कैसे लगाते हैं? डिटर्मिनेंट तरीके से निकालते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में आई जे के लिखना है, सेकेंड रो में वेक्टर ए, पहला है ना वेक्टर ए लिखा ना शुरू में, तो ए का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 1 माइनस सॉरी यहाँ ए पर है, ए का कंपोनेंट हो जाएगा 2 - 4 5, तो यहाँ लिख देते हैं 2 - 4 5। सेकंड में बी है तो बी का कंपोनेंट कितना है? यहाँ देखिए 1 - 2 और -3, 1 - 2 और 3, 1 - 2 और -3। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने में आप लोग को महारत हासिल है, करिए। आई के थ्रू करेंगे तो ये रो हट जाएगा और ये कॉलम हट जाएगा। देखिए कर देते हैं, ये रो हट गया और ये कॉलम हट गया, है ना। क्या बचा? -4 बचा, 5 बचा, -2 बचा, -3 बचा। ऐसे एक्सपेंड करने से पहले बार बार हमने कहा कि साइन कन्वेंशन लिख लीजिएगा। तो इधर से एक्सपेंड कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन क्या आता है? शुरू में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस लिख दीजिए। सॉल्व करिए। आई वाला तो सॉल्व हो गया। फिर जे वाला के पास जाइए, जे को माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो -j हो जाएगा, है ना। तो ये रो हट गया और ये कॉलम हट गया। कितना आया? 2 5 1 - 3, है ना। 2 5 1 - 3 आया। फिर बात कर लेते के की, है ना। चलिए के कितना होगा? के को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के ही आएगा। तो देखिए के इस रो में है, इस कॉलम हटा दीजिए, क्या बचेगा? 2 - 4 2 - 4 1 - 2, 2 - 4 1 - 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए इसको। कितना हो जाएगा? सॉल्व करिए। एक्सपेंड करने आता है, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 12 हो जाएगा। फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -10 हो जाएगा, +10 आई हो जाएगा बगल में। फिर इसको अब सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6, फिर माइनस लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5, बगल में हो जाएगा j, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा? -4, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा इंटू के, है ना। यानी कितना आ गया हमारा? यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना आ गया। ये हो जाएगा 22i और ये हो जाएगा -11 ना, और यहाँ पीछे माइनस है तो +11j और वो हो जाएगा 0, यानी 0 इंटू के। बात खत्म, है ना। जब क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाए उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट एरिया निकालने के लिए सब काम करना पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी का तो वैल्यू यही आया है,
तो इनका आई कितना है 22, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है इसका 11 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बाकी के तो 0 ही है, क्या करेंगे लिख करके छोड़ दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको आप, है ना। कैसे सॉल्व होगा बताइए, कैसे सॉल्व होगा इस, देखिए सॉल्व कर देते हैं। इस 22 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 2, यानी 11 का स्क्वायर भी आएगा, इसमें 2 का स्क्वायर भी आएगा। अब बगल में 11 का स्क्वायर तो है ही है पहले से, 11 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो रूट के बाहर आ जाएगा 11, अंदर बच जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा यानी 1, यानी कितना आ जाएगा 11√5 आ गया। अब एरिया निकालिए, तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, कितना आया 11√5 स्क्वायर यूनिट, यही होता है। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है अपने ही एडजेसेंट साइड के मैग्नीट्यूड, हो गया बात खत्म। इस तरीके से जो आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग बात कर ली, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।